Hello everyone, and welcome to Wise IAS, your true companion in UPSC preparations. We are continuing with the series of polity and completing the topic of fundamental rights by today. We have gone through the entire fundamental rights that are available to the citizens as well as non-citizens by the Constitution. So basically, the Constitution, you can say, is the tree, and the entire laws which are up in operation in a country are the branches. Every law in a country is solely based on the Constitution. No law in a country can go beyond the Constitution. आप कहेंगे कि सर हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और आप एकदम से लॉ की बातें क्यों करने लग गए? आज का हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि हमें लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लॉ होते क्या हैं, आते कहां से हैं और उनका ऑपरेशन क्या है. Either laws are supreme or the government is supreme. Either government is supreme or the constitution is supreme. Either the constitution is supreme or the judiciary is supreme. तो सबसे ऊपर है क्या? इंडिया में सबसे ऊपर जो है वो है हमारे लॉ, और लॉ have their authority from the constitution itself. So you can say the constitution is supreme. कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना तो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना तो जुडिशरी है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन है. आज हम करने वाले हैं आर्टिकल 31 ए बी सी, आर्टिकल 32 और आगे के आर्टिकल्स कवरिंग द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो बेसिकली आर्टिकल 31 ए बी सी की अगर बात करूं, उससे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि टेक अ लाइफ एग्जांपल, आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अगर ऐसी होती हो, आप अगर बाजार में कोई चीज लेने जाएं या अदरवाइज किसी से कोई डील करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, तो जब आप किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या डील करते हैं, टू परफॉर्म योर ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल if a dancer or a singer enters into a contract with any other person or with any event manager, that singer or dancer will perform on certain function or any event. ठीक है साहब, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया. अब वो सिंगर जो है उस फंक्शन पे परफॉर्म करेगा. अब वो सिंगर उस फंक्शन पे परफॉर्म करेगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. सब्जेक्ट टू दैट माइट बी द कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? वो कंडीशंस हो सकती हैं कि वो अगर फंक्शन मान लीजिए ओपन एरिया में हो रहा है, तो अगर बारिश आएगी देन ऑब्वियसली वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो एवरीवेयर जब हमारा कुछ ड्यूटी परफॉर्म होती है या जब हमें कोई चीज मिलती है, दैट कम्स विद सर्टेन एक्सेप्शंस. तो आर्टिकल 31 ए बी एंड सी यू कैन से आर सम एक्सेप्शंस टू योर फंडामेंटल राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दी गई. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उन्होंने बोला कि हमारे सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को ये राइट्स, ये अधिकार जो हैं ये देने होंगे, ये हमें मिलने चाहिए, ये सभी को मिलने चाहिए. तो जब गवर्नमेंट बनी, पहली बार जब गवर्नमेंट बनी, इन द वेरी शॉर्ट पीरियड in the year 1951, a need was felt to amend the constitution. A need was felt to amend the constitution.
सो 1951 में अगर मैं जाऊं, व्हेन अ नीड वाज फेल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले वो जरूरत आन क्यों पड़ी? आर्टिकल 31A लाया गया। ये जरूरत आन क्यों पड़ी, इसके लिए हमें देखना होगा कि आर्टिकल 31 क्या कह रहा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से ओमिट कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और ये थी 44th अमेंडमेंट, दैट वाज इन 1978। 1978 में 44th अमेंडमेंट लाई गई और आर्टिकल 31 को काट दिया गया। बेसिकली आर्टिकल 31 क्या था? आर्टिकल 31 वाज योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 31 आपकी एक फंडामेंटल राइट थी। इट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट हमें दी गई थी, राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी हमसे ले ली गई, हमसे वापस छीन ली गई। ये क्यों छीन ली गई? उसका कारण ये था कि हमारे देश में कुछ ऐसे लॉ थे जो कि गवर्नमेंट को ऑपरेट करने से आर्टिकल 31 जो है वो रोक रहा था। आर्टिकल 31 वाज योर राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने बताया कि 1978 में आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया, आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया। पर बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल था। यानी कि तब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था। 1978 तक का जो सफर रहा, दैट इज 1950 से 1978 तक का जो सफर था, इसमें हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी बना रहा। तब हमारी जो सरकारें थी उनको ऑपरेशन में दिक्कत आई। अब बेसिकली हम समझते हैं कि वो दिक्कत आई क्यों, सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि आर्टिकल 31A B C लाने के पीछे कारण क्या था। अब वी नो कि 1950 से लेकर 1978 तक राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट हमारे पास मौजूद है। भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश वॉज अ प्रॉस्पेरस देश। तो सरकार को फ्लरिश करने के लिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए, तो हमारे देश को फ्लरिश करने के लिए सबसे जरूरी क्या था? दैट वाज द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या गवर्नमेंट की खुद की संपत्तियों पे बनाया जा सकता था? अब मान लीजिए ये आपका घर है, इसके बिल्कुल बाजू में मेरा घर है, और गवर्नमेंट को हाईवे निकालना है यहां से, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब ये हाईवे जो निकलेगा वो इधर से या तो घूमकर ऐसे जाएगा, या फिर हमारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली जाएगी और हाईवे इस तरीके से बनाया जाएगा। अब गवर्नमेंट आई हमारे पास, आपके पास और मेरे पास। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप ये संपत्ति हमें दे दो, ये संपत्ति हुई अब हमारी। हमने बोला भाई ऐसे कैसे? वी हैव आर्टिकल 31, वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी। हम राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट पिटीशन कि आप तो भैया हमारी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हो। यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट इन्फ्रिंज आवर फंडामेंटल राइट। दिस इज माई राइट, दिस इज माई प्रॉपर्टी एंड यू कैन नॉट इंटरफेयर इनटू माई प्रॉपर्टी। तो ठीक है भैया, गवर्नमेंट ने घुमा के फ्लाईओवर निकाल दिया।
अब बेसिकली ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को नहीं चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई, दैट वाज आर्टिकल 31। यही कारण था कि 1978 में आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया। तो ये ओमिट तो कर दिया गया, पर ये गया कहां? आर्टिकल 31 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया? नहीं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से निकला नहीं, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम नहीं कह सकते कि इसको निकाल दिया गया, इसको ओमिट करा गया यहां से। इट इज नॉट रिपीटेड, इट इज ओमिटेड। तो ओमिट करके आर्टिकल 31 को ओमिट कर दिया गया, इधर से निकालकर किसी दूसरी जगह में डाल दिया गया, एंड दैट वाज आर्टिकल 300A। वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ राइट। भैया वो राइट है हमारे पास। 1978 से पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, पर 1978 के बाद हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गया। वी कैन नॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट और वी कैन नॉट मूव टू हाई कोर्ट डायरेक्टली कि हमारा फंडामेंटल राइट या फिर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हुआ। वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, वी जस्ट हैव टू फॉलो द एंटायर प्रोसीजर। अगर हमारा राइट टू प्रॉपर्टी इन्फ्रिंज हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ राइट, हम राइट को डिनाई नहीं कर रहे। 1978 के बाद राइट को डिनाई नहीं करा गया, राइट इज देयर, बट इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। आई थिंक यहां तक मैं क्लियर हूं। अब आगे चलिए। बिफोर मूविंग फर्दर, I will remind you to be prepared or listen to this lecture only after having your toolkit in your hand. That is your Bear Act, highlighter, pen and copy. So, अब बात करें आर्टिकल 31A, B और C की। आर्टिकल 31A, B और C were added in the Constitution. They were not originally there in the Constitution. ठीक है भैया, ये बात भी समझ आई कि आर्टिकल 31A, B और C कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थे। They were added in the Constitution soon after the Constitution was made in the year 1951. तो आर्टिकल 31A कहता क्या था? अब एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब हमारा आर्टिकल 31A एग्जिस्टेंस में आया, तब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। एट दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि 1978 में फंडामेंटल राइट की जगह से उसके उठा के उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। योर राइट टू प्रॉपर्टी। तो मैं बात कर रहा हूं कि 1951 के बाद और 1978 से पहले आर्टिकल 31A को लाने की जरूरत क्या थी, वो हम समझेंगे जब हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। नाउ जस्ट लुक एट दिस। आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एटसेट्रा। क्लॉज 1 कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, no law providing for the acquisition by the state of any estate or any rights therein or extinguishment of modification of any such rights or the taking over the management of any property by the state for a limited period either in public interest or in order to secure the proper management of the property. See, the amalgamation of two or more corporations. Basically हुआ क्या? अब ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में कोई भी, आर्टिकल 13 में जो कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी लॉ जो कि प्रोवाइड करता है क्या क्या चीजें, ये 5 चीजें, राइट?
तो ये 5 चीजें क्या क्या है? पहली है द एक्विजिशन बाय द स्टेट ऑफ एनी स्टेट और ऑफ एनी राइट्स देयर इन और द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ सच राइट्स। जो आपके अधिकार है उसको अगर स्टेट एक्वायर कर ले, राइट? द टेकिंग ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी आप प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट को अगर स्टेट अपने हाथ में ले ले, बाय द स्टेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, या तो लिमिटेड पीरियड के लिए, फॉर ईदर अ पब्लिक इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो या फिर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए आपसे वो चीज ले रहे हैं। The amalgamation of two or more corporations either in the public interest or in order to secure the proper management of any of the corporations। अब या तो दो कोई कॉरपोरेशंस की प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में उन दोनों को बना दिया जाए एक। Like your Oriental Bank of Commerce was recently merged or amalgamated into PNB, Punjab National Bank। This is amalgamation। दो कॉरपोरेशंस को एक बना दो, इन दोनों को प्लस करके एक बन गया पीएनबी, राइट? डी द एक्सटिंग्विशमेंट और मोडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज एंड ट्रेजरर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ऑफ कॉरपोरेशन और ऑफ एनी वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स देयर ऑफ। यानी कि ये सब लोगों के जो राइट्स हैं एज अ शेयर होल्डर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, उनके राइट्स के ऊपर भी स्टेट अपना अधिकार जताएगी या जता सकती है। एंड द लास्ट वन, द एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी राइट्स accruing by the virtue of any agreement, lease or license for the purpose of searching for or winning any mineral or mineral oil or the premature termination or cancellation of any such agreement, lease or license। तो लीज लाइसेंस के द्वारा जो आपके राइट्स बन रहे हैं उसको स्टेट टेक ओवर कर सकती है। shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away the abrogates any of the rights conferred by Article 14 or Article 19। अब आर्टिकल 14 या 19 में ये अगर 5 चीजें जो हमने डिस्कस करी, ये 5 चीजें अगर आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 द्वारा आपको कोई भी राइट्स दिए गए, उनको एब्रोगेट कर रहे हैं, उनको सरपास कर रहे हैं, तो ये लॉज इनवैलिड नहीं होंगे। Provided that where such law is a law made by the legislature of the state, the provisions of the article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president have received the assent। अगर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा है तो प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एनी लॉ मेक्स एनी प्रोविजन for the acquisition of the state of any estate and where any land comprised therein is held by a person under his personal cultivation, it shall not be lawful for the state to acquire any portion of such land as it within the ceiling limit applicability to him under any law for the time being in force or by building or any building or structure standing thereon or apartment thereto, unless the law relating to acquisition of such land, building or structure provides for payment of compensation at a rate which shall not be less than the market value thereof। तो बेसिकली जो कुछ भी एक्वायर किया जाएगा उसके लिए कंपनसेशन दी जाएगी। द वर्ड टू बी अंडरलाइंड हियर इज मार्केट वैल्यू। अब बेसिकली आर्टिकल 31 ए को जब ऐड किया गया था तो द वर्ड मार्केट वैल्यू वाज नॉट देयर, देयर वाज कंपनसेशन। हमने पीछे भी डिस्कस करा कि अगर स्टेट माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर करेगी तो एक रीजनेबल कंपनसेशन दी जाएगी।
और कंपनसेशन की बात हम दोबारा यहां पढ़ रहे हैं। द वर्ड मार्केट वैल्यू वॉज एडेड बाय द अमेंडमेंट। पहले इट वॉज नॉट क्लियर कि जो कंपनसेशन दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के नीचे खान निकल आए सोने की, और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तो आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट इस एक्सेप्शन के अंदर आ गई और योर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इन्फ्रिंज्ड। You cannot go to court because there is exception under Article 31A clause A. तो इस एक्सेप्शन के अंदर गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली और आपको कंपनसेशन के तौर पे इस प्रोवाइजो के अंदर जो कंपनसेशन लिखा उसके तौर पे आपको दे दिया भाई ये लो 50 रुपए। तो क्या ये रीजनेबल कंपनसेशन रहा? एग्जैक्टली नॉट। तो ये प्रोविजन डाला गया मार्केट वैल्यू का, मार्केट एक अमेंडमेंट लाया गया, मार्केट वैल्यू वर्ड ऐड करा गया कि जो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा दैट शुड बी एट मार्केट वैल्यू। जो उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होगा उसके बराबर आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। नाउ clause 2, in this article the expression estate shall in relation to any local area have the same meaning as the expression or its local equivalent has to the existing law relating to land tenures in force, and shall also include any jagir, not so much important for your UPSC point of view, any land held under the Rayatwari settlement, any land held or let for the purpose of agriculture, etc. etc. So basically, this clause is not much important for your UPSC point of view. Now directly come to Article 31B. अब आपका आर्टिकल 31A जो था इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ 5 चीजें बता दी। उन 5 चीजों के बेस के ऊपर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का राइट जो है वो गवर्नमेंट ट्रेस पास कर सकती है, सरपास कर सकती है। गवर्नमेंट उससे कूदकर आपके प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है। नाउ जस्ट लुक एट आर्टिकल 31B। वायलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस without prejudice to the generality of the provisions contained in the Article 31A, none of the acts and regulations specified in the 9th schedule nor any of the provision thereof shall be deemed to be void or ever or to have become void on the ground that such act, regulation or provision is inconsistent with or takes away or abrogates any of the right conferred by any provision of this part, and notwithstanding any judgment, decree or order of the court or tribunal to the contrary, each of these said acts and regulations shall subject to the power of any competent legislature to repeal or amend it continue in force. अब बेसिकली आर्टिकल 31B जो आया, आर्टिकल 31B जो है वो ये अकेला नहीं आया। आर्टिकल 31B के साथ हमारे आया द 9th शेड्यूल। आर्टिकल 31B के साथ हमारे आया द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल पूरा का पूरा ऐड कर दिया गया और ये बोला गया कि भैया आपने बोल दिया राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट, सरकार ने बोला कोई बात नहीं, आपने फंडामेंटल राइट दिया, अब हम उसको लेते हैं। कैसे लेंगे? आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31B कहता है हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल डाल दिया और इस शेड्यूल में हमने डाल दिए कुछ एक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, आर्टिकल 31B आया और 9th शेड्यूल आया। 31B कहता है कि 9th शेड्यूल के अंदर फलाना 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 जो कुछ भी एक्ट्स होंगे इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता यानी कि अगर आपके ये वाले फलाने फलाने लॉज फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीन लें तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब समझे कि पार्लियामेंट ने
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया और आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स छीनने का जो अधिकार है वो अपने हाथ में ले लिया और एक प्रोविजन बना दी, भैया हम कोई भी लॉ बना दें 9 शेड्यूल में डाल दो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकता है एंड यू कैन नॉट मूव टू कोर्ट, राइट। तो बेसिकली अगर हम ये देखें 9 शेड्यूल में जो लॉज डाले गए वो फंडामेंटल राइट्स ले लेंगे और जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि सर ये लॉज जो बनाए 9 शेड्यूल के अंदर डाले गए, एक 9 शेड्यूल पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर जो सर आपने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो उसके खिलाफ चला गया। आपने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं हिला सकते और ये तो 9 शेड्यूल हिला रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो बेसिकली हमारा एक जजमेंट आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जिसमें आया था दैट वाज योर केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ठीक है भैया, ये तो बोल दिया, तब उनकी नजर 9 शेड्यूल पे नहीं पड़ी। 2007 में देयर वाज अ केस जिसमें चैलेंज किया गया था कि भैया पूरा का पूरा 9 शेड्यूल वो अब्यूज ऑफ पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पूरा का पूरा शेड्यूल 9 अगर पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को ट्रेसपास करनी चाहती है तो वो कोई भी लॉ बनाए और शेड्यूल 9 में डाल दे कैन ट्रेसपास। तो बेसिकली शेड्यूल 9 इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2007 में बोला गया कि जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इजाद हुआ, दैट वाज इन समवेयर अराउंड 1973, तो जब से आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बना, उसके पहले जो लॉज बने हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, पर जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद अगर आपने कोई भी लॉ 9 शेड्यूल में डाला दैट कैन बी reviewed by the judiciary, the power of judiciary to have a judicial review on these laws, it can be exercised, right। अब शेड्यूल 9 की अगर बात करूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। आप अगर कुछ स्टेट्स में देखें इट इज एक्सीडिंग 60%। केरला की बात देखिए, 60% से ऊपर उसमें रिजर्वेशन दिया जा रहा था। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, उन्होंने उस लॉ को 9 शेड्यूल में डाल दिया। अब जुडिशरी हैज द पावर टू जस्ट चेक द लॉ एंड डिक्लेयर इन इट void. So this was your article 31b. Now come to article 31c. आर्टिकल 31c मैंने आपको बताया था कि हम ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे डीपीएसपी के साथ। डीपीएसपी जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो जस्ट हैव अ लुक ऑन द इंडेक्स आर्टिकल 39b एंड आर्टिकल 39c। आर्टिकल 39b जो है वो कह रहा है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी दैट शुड बी इक्वल। हमें सिर्फ हेडिंग देखना अभी के लिए। आर्टिकल 39c कहता है देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो बेसिकली 39b और 39c ये कह रहा है कि जो वेल्थ होगी वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये कह रहा है कि देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ।
तो देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। 39B एंड 39C। अब इसके कंटेक्स्ट में आर्टिकल 31C बनाया गया, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब बेसिकली इसको पढ़ने से पहले लेट अस जस्ट डिस्कस समथिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें बनाई गई, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। हमेशा से ये कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं या डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स कैन बी जुडिशियली एक्सरसाइज्ड, DPSP cannot be judicially enforced. Just they are justificable and they are non-justificable. तो इसको हमेशा से एक इंफीरियर स्टेट में देखा जाता था। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी मस्ट ऑलवेज बी रेड इन पार विद द फंडामेंटल राइट्स। जिस तरीके से इज्जत हम फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में दे रहे हैं, उसी तरीके से और उतनी ही इज्जत हम डीपीएसपी को देंगे। दे शुड बी रेड एट पार। आर्टिकल 31C कहता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि notwithstanding anything contained in Article 13, no law giving effect to policy of the state towards seeking all or any of the principle laid down in the Part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with the or would take away or abrogates any of the rights conferred by Article 14 or 19, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy, provided that where such law is made by the legislature of a state, the provision of the article shall not apply thereto unless such law having been reserved for the consideration of the president has received his assent. तो बेसिकली हुआ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 31C ऐड कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 31C ऐड कर दिया गया और बोला गया कि इन दो प्रोविजंस के चक्कर में या आपके किसी भी डीपीएसपी को फोर्स करने के, उसको एनैक्ट करने के, उसको इन्फ्लुएंस करने के या उसकी इन्फ्लुएंस में आके लॉ बनाने के चक्कर में हमने कोई लॉ बना दिया। अब वो लॉ हमने बना दिया क्योंकि हमने डीपीएसपी को मद्देनजर रख के वो लॉ बनाया और वो आपका राइट आर्टिकल 14 या 19 के अंदर वापस ले रहा है। आर्टिकल 14 या 19 या आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो काट रहा है, तो उस लॉ को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो उस लॉ को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और आप किसी भी लॉ को, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट काट रहा है या नहीं, आप उस लॉ को ये भी चैलेंज नहीं कर सकते कि उसमें प्रोविजन लिखा है कि डीपीएसपी को मानने के लिए डीपीएसपी को ध्यान में रख के ये लॉ बनाया गया और वो डीपीएसपी को मद्देनजर नहीं रख रहा है, आप उसको फिर भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही क्लेवर मूव उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके खेला गया और ये भी बोला गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना रही है तो ऐसा लॉ प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रखना जरूरी होगा। अब नेक्स्ट इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज contained under Article 32. अब remedies for the enforcement of rights conferred by this part, basically इसको हम writ jurisdiction of the Supreme Court भी कहते हैं। इस आर्टिकल को हम प्यार से writ jurisdiction of the Supreme Court बोलते हैं। यानी कि अगर आपको इस पार्ट के अंदर दिए गए किसी भी फंडामेंटल राइट की इन्फ्रिंजमेंट महसूस हो, यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड गेट अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भैया हमारा राइट इन्फ्रिंज हो गया, अब हमारी सहायता करिए।
तो right to move to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed, and the clause 2 says the Supreme Court shall have power to issue directions or order in writs, including writs to in the nature of habeas corpus. The writs habeas corpus, the very first writ is habeas corpus. Habeas corpus, it just means you may have the body. You may have the body. अगर किसी इंसान को इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है तो रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड। हमने पढ़ा कि किसी भी इंसान को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो ही कैन मूव टू द कोर्ट एंड फाइल अ रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। थ्रू द रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस द सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क द अथॉरिटी or ask the person having illegal detention of that person to release the person illegally detained, right? तो यानी कि किसी भी इंसान को चाहे एक पुलिस ऑफिसर द्वारा, चाहे पब्लिक अथॉरिटी द्वारा या फिर एनी पर्सन द्वारा कस्टडी में या डिटेंशन में रखा गया। अब पड़ोसियों के बच्चे को हमारे दूसरे पड़ोसियों ने अपने घर में बंद कर लिया, वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट कि भैया उन्होंने इनके बच्चे को नजरबंद कर दिया है, अपने पास डिटेन कर लिया है इलीगली विदाउट एनी रीजन, राइट? नेक्स्ट इज योर मैंडामस, दैट जस्ट मीन्स टू मैंडेट। यानी कि मान लीजिए आप एक फार्म हाउस बना रहे हैं एंड या आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, यू नीड डिफरेंट कंसेंट्स फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज, यू आर गोइंग टू दैट अथॉरिटी एंड दैट अथॉरिटी इज डिनाइंग यू कि भैया मैं तो काम नहीं करता, जो करना है कर लो। यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ रिट ऑफ मैंडामस। सुप्रीम कोर्ट विल ask that authority or mandate that authority, it is mandatory to that perform that particular act. Prohibition is to prohibit, that means to stop anyone from doing or proceeding in any direction, to stop or to restrain from doing any act. It is negative in nature. In the contrary, the writ of certiorari is positive in nature. Certiorari says to do a certain act in a certain manner. Next is your quo warranto, that is what authority, it just means what authority do you have. ये चीज क्वो वारंटो की जो रिट है ये रोकती है किसी भी पब्लिक ऑफिसर को बिना अथॉरिटी पे किसी कुर्सी पे बैठने के लिए, राइट? Clause 3, without prejudice to the powers conferred to the Supreme Court by the clauses 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits ये पास जो है इट्स jurisdiction की वो एक्सरसाइज करने के लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारा रह गया सर्शियोरारी में, the court can transfer the writ of certiorari was only about judicial as well as quasi judicial bodies. अगर कोई अपना jurisdiction लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे का कोर्ट अपना jurisdiction एक्सीड करके कोई काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क प्लीज स्टॉप, यू कैन डू दिस। और कोई कोर्ट अगर अपना jurisdiction में होते हुए भी काम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन से sir it's in your jurisdiction, it's in your kind jurisdiction, please do this work, right?
or the Supreme Court can transfer the case from the territory or from pending which is pending in any court to any other court subject to jurisdiction. The right guaranteed, clause 4, the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution. Done. Article 33, very easy one. तो बेसिकली जो आपका आर्टिकल 33 है, इट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट in their application to forces. Parliament by law determine to what extent any right conferred by this part shall in their application to. अब ये कितने अप्लाई होंगे और कितने नहीं होंगे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर. द मेंबर ऑफ फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस of the public order, persons employed in any bureau or in any other organization established by the state for the purpose of intelligence or counterintelligence, persons employed in connection with the telecommunication system set up for the purpose of any forces, bureau or organization referred in the clauses A to C. अब हमारा इंटेलिजेंस में जो बंदे काम करते हैं वो अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, राइट? सो कमिंग नेक्स्ट is your article 34, restriction or rights conferred by this part while martial law is in force in any area. तो जब मार्शल लॉ फोर्स में होता है तब इन राइट्स को जो है वो रोका जा सकता है. हम इनको बड़े जल्दी बड़े आराम से प्यार से करेंगे. These are not much important for a UPSC point of view. We just have to know the crux of these articles. Article 35 is your legislation to give effect to the provisions of this part. Notwithstanding anything contained in the Constitution, Parliament shall have, and the legislature of the state shall not have power to make laws. Parliament shall have the power, and the legislature of state shall not have the power with respect to any of the matters which under clause 3 of Article 16, clause 3 of Article 32, Article 33 and 34 may be provided for law for the Parliament for prescribing punishment for those acts which are declared to be offences under this part, and the Parliament shall as soon as may be after the commencement of this Constitution make laws for the prescribing punishment for acts thereof. यानी कि इस आर्टिकल के अंदर या इस पार्ट के अंदर जो कुछ भी हमने बोला गया, जो कुछ भी हमने बोला ये पनिशमेंट होगी, ये ऑफेंस होगा, पार्लियामेंट उसको एनेक्ट करेगी, कुछ लॉ बनाएगी और पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करेगी. Any law in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India with respect to any of the matters referred to in subclause 1 of clause A in providing for the punishment, any act referred in subclause 2 of clause shall subject to the terms thereof and to any adaptations and modifications that may be made therein under Article 372 continue in force until altered or repealed, amended by the Parliament. In this article, the expression law in force has the same meaning as in Article 372. यानी कि जो हमारे पहले से एक्ट्स या लॉज बनाए हुए हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे. उनका जब तक अमेंड या रिपील या मॉडिफाई नहीं कर दिए जाते, देयर विल बी नो चेंज. वो वैलिड रहेंगे, उनको पूरे तरीके से मान्य ही माना जाएगा. तो बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आज पूरा खत्म कर दिया है. हमने डिस्कस करा आर्टिकल 31 ए बी सी. मैं दोबारा से क्विकली आपके सामने एक चेन बनाता हूं जस्ट टू रिवाइज कि हमने किया क्या. 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया. कॉन्स्टिट्यूशन आया, फंडामेंटल राइट बनाया गया. दैट वाज इन आर्टिकल 31. अब 1951 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड कर दिया गया. आर्टिकल 31 ए आ गया. आर्टिकल 31 ए आ गया.
आर्टिकल 31A में 5 चीजें बताई गई कि भैया जब जब ये चीज होगी हम आपके आर्टिकल 14 या 19 वाले राइट्स जो है वो ले सकते हैं। पार्लियामेंट ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, तो 1951 में ये हुआ। देन आफ्टर आपका आया केशवानंद भारती केस 1973 के अराउंड, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो बताया गया। देन आफ्टर आपका 1978 में 44th अमेंडमेंट आई। आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से उठा दिया गया, खत्म कर दिया गया, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। फिर 2007 में बोला गया कि केशवानंद भारती केस से पहले जो कुछ भी, यहां पर आर्टिकल 31B भी है, 31B एंड 9 शेड्यूल। अब 2007 में ये बोला गया कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमने डिफाइन करा, तो बेसिकली 9th शेड्यूल में जो कुछ भी लॉ आपने यहां से यहां तक डाले कोई बात नहीं, पर यहां से यहां तक जो कुछ भी आएगा दैट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। दैट मींस फ्रॉम द पीरियड 1973 से लेके 2007 तक अगर आपने 9 शेड्यूल में कोई एक्ट या कोई लॉ डाल दिया बिकॉज ऑफ आर्टिकल 31B, तो हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस। अब हम दोबारा से एक बार रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। This writ jurisdiction is very much important for your UPSC exams. Article 32 provides for writ jurisdiction of the Supreme Court. First one is habeas corpus. Second is quo warranto. These writs are in no particular order. Certiorari, mandamus, habeas corpus, quo warranto, certiorari. The term, let us just discuss and define. The term habeas corpus is you may have the body. Quo warranto, by what authority? Certiorari, mandamus and prohibition. It means to prohibit, to mandate, jurisdiction. Under the writ of habeas corpus, it means you may have the body. No one can detain anyone. If a person is arrested, he is accused of any offense. A person is arrested, he is to be produced before the nearest magistrate within 24 hours. It is his right. अगर वो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में नहीं पेश किया जाता, ही कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। अब बोलेंगे कि वो तो कस्टडी में है, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा? His next friend or his relative can move to Supreme Court and file the writ of habeas corpus कि पुलिस ऑफिसर्स ने हमारे इस बंदे को इलीगल डिटेंशन में रखा है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं कहा। The court will summon the authorities और पूछेगी कि आपने भैया इसको इलीगल डिटेंशन में क्यों रखा, राइट? और उसको रिलीज करने के ऑर्डर दिए जाएंगे। Quo warranto, by what authority? कोई विदाउट अथॉरिटी किसी पब्लिक सीट पे बैठा हो। सर्शियोरारी इज अबाउट जुरिसडिक्शन। अगर कोई कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन एक्सीड कर दे, अब दो तरीका क्या है, एक्सीड कर रहा है या कर दे, देयर इज अ डिफरेंस। दोनों में सर्शियोरारी की रट लगेगी। मैंडामस इज टू मैंडेट, अगर कोई इंसान अपना काम नहीं कर रहा, पब्लिक अथॉरिटी
Mandamus is always for a public authority. Is to mandate, अगर कोई public authority अपना काम नहीं कर रही है, you can move to Supreme Court with a writ of mandamus to mandate that public authority कि आप ये काम कीजिए. Next is prohibition. अगर कुछ गलत किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, you can move to Supreme Court with the writ of prohibition. So this was all for today. With this lecture, we are finishing the topic of fundamental rights. The next topic would be discussed about DPSP. I hope all of you are clear on this. Thank you. Have a nice day.